गुड इवनिंग। कल हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके तहत हमने एक सामान्य परिचय लिया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में राजनीति की दशा कैसी थी। फिर हमने बताया था कि इसके तहत कई सारे क्षेत्रीय देसी राजा राजवंशी शासन करने आए थे। फिर हमने बताया था कि उस दौरान कई सारे विदेशियों ने भी हमला किया था और देसी राजवंशियों के बारे में चर्चा करते हुए मैंने शुंग राजवंश के बारे में अध्ययन करा दिया था और सातवाहन वंश मैंने कंप्लीट करा दिया था। आगे की कहानी आज करेंगे और इसके पहले कि आगे की कहानी करें, आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों का भव्य अभिवादन करता हूं। और सब लोगों का नाम लेना अब तो संभव नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत लोगों का नाम बहुत तेजी से चला गया, लेकिन इधर मनीषा भारद्वाज हैं और इधर इरफान, निशा, नूरी, पुरुषोत्तम, अब तो बहुत आगे चला गया। गौरी, आरुल, अर्चना, विकास, विशाल, विशाखा, आरती मौर्य, आदर्श, दीपा, पुष्पा, धर्मेंद्र, आदर्श बजरंगबली की जय जय हो, आभा उपाध्याय, अंजलि, नेहा, अंचल, आईएएस, पांडे पांडे, क्या बात है डबल पांडे। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोग का यदि होता है पिछले क्लास से तो आपका स्वागत है। प्रीति कुमार जी नमस्कार, विक्रम बाबू, संजना जी, अरुण, विकास, राणा, विजेंद्र, कुशवाहा, उत्तम, अंजू, आईएस, मुस्कान, इंद्रजीत, अश्विनी, आरल, राम, संजना ठाकुर, निजाम, सुप्रिया, श्वेता, सपना, अलका, प्रज्ञा। चलिए अब सब लोगों को नमस्कार करता हूं और नमस्कार करते हुए सब लोगों को कहता हूं कि चलते हैं टॉपिक की ओर और इस टॉपिक के तरफ मुड़ते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूं इधर। राजनीतिक इतिहास की बात हम लोग कर रहे थे, राजनीतिक इतिहास की बात हम लोग कर रहे थे और इस राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत यदि हम राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत यदि हम अगले राजवंश को चुनेंगे तो अगला राजवंश है खारवेल। खारवेल का इतिहास, खारवेल, खारवेल महामेघवाहन वंश के बारे में बताया था ना। प्लीज करंट अफेयर्स का बताइए। अभी तो बेटा करंट अफेयर्स नहीं बताऊंगा। सातवाहन विदेशी निवेश, सातवां विदेशी सब विदेशी निवेश क्या पढ़ना है यार इस समय। रज्जुक धर्म महामात के बारे में नहीं बताया सर, रज्जुक धर्म महामात नहीं बताया। ये तुमको कौन बोला कि नहीं बताया? पिटाई करूंगा। रज्जुक और धर्म महामात दोनों के बारे में बताया था कि ये दोनों पोस्ट अशोक के द्वारा गठित किए गए थे और यहां तक बताया था कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात का गठन किया गया था। ये भी बताया था कि धम्म महामात्र को राजकीय दौरा पर जाने का निर्देश दिया गया था। और इसके आगे क्या बताऊंगा? चलो, बहुआयामी क्या होता है? बहुआयामी माने मल्टी डायमेंशनल अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसके कई सारे आयाम हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आयाम वगैरह वगैरह हो सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। खारवेल पर फोकस करो। खारवेल कौन से वंश का था? महामेघवाहन वंश का। महामेघवाहन वंश। खारवेल कौन से वंश का था? तो महामेघवाहन वंश का था। महामेघवाहन वंश के बाद कहां का राजा था? कलिंग। कलिंग माने उड़ीसा। कलिंग का राजा था। कलिंग माने उड़ीसा। कलिंग के बाद इसके बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है? तो हमारी जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी
गुम्फा अभिलेख इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात हो गई। हाथी गुम्फा अभिलेख के अलावा तो नो अदर सोर्स, नो अदर सोर्स, दूसरा कोई स्रोत नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अतिरिक्त दूसरा कोई स्रोत नहीं है। फिर इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? तो खारवेल के बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, पूरा अभिलेख क्या कहता है वो सब पढ़ाने की मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा। जो काम के फैक्ट्स 3-4 हैं वो बता देता हूं। यह जानकारी मिलती है कि वह साम्राज्य विस्तार किया था, साम्राज्य विस्तार के क्रम में चोल, चेर, पांड्य राजाओं को हराया था, राजाओं को हराया। फिर सातकर्णी को हराया, सातकर्णी को हराया। सातकर्णी को हराया। उसके बाद फिर सातकर्णी को हराया, उसके बाद फिर अगला पॉइंट, वह मगध को हराया, मगध को हराया। इसके बाद फिर वह एक राजमहल बनवाया, राजमहल बनवाया। राजमहल बनवाया। उसके बाद वह तनसुली नहर, तनसुली नहर की धारा को तनसुली नहर की धारा को कलिंग की ओर मोड़ दिया, की ओर मोड़ दिया। तनसुली नहर की धारा को कलिंग की ओर मोड़ दिया। इसके बाद वह केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला, केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला। केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला। इसके बाद वह जैन धर्म को मानता था,
जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक था। वह विजेता, निर्माता, कल्याणकारी, सांस्कृतिक और उदार शासक था। उदार शासक था। अब जितना आपने लिखा है उसको आप 2-3 मिनट के अंदर सुन लीजिए और फिर आप इस विषय के ऊपर अतिरिक्त पढ़ाई करने की कोशिश मत करिएगा। खारवेल वो राजा था जो कलिंग के क्षेत्र में शासन किया, संभवतया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के काल में। उसके इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि आज से लगभग 300 साल पहले नंद राजा ने तंसुली नहर का निर्माण कराया था और उस तंसुली नहर की दिशा को खारवेल ने कलिंग की ओर मोड़ दिया। तो इसके आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, इसलिए आपको इसका डेट एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसके अभिलेख से हमें नंद राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो हाँ, नंद राजा कौन था उसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन 2 बातें हमें इसके अभिलेख से नंदराज के बारे में मिलती हैं। एक यह कि नंदराज ने उस क्षेत्र में यानी कलिंग के क्षेत्र में हमला करके वहां से जिन की कोई मूर्ति लेकर चला गया था। जिन माने महावीर जैन, जिन की मूर्ति लेकर चला गया था। ऐसा लगता है कि नंदराज जो था वो भी जैन धर्म को मानता था और खारवेल भी जैन धर्म को मानता था। खारवेल के राज्य से जिनकी प्रतिमा लेकर चला गया है नंदराज, और खारवेल ने फिर मगध को जीता है, जहां पर कि वो जिनकी प्रतिमा थी, तो वहां से वो प्रतिमा दोबारा ले आया था। और दूसरी बात वो कह रहा है कि तंसुली नहर का निर्माण कराया था नंदराज ने। अब कहां पर है तंसुली नहर, हम में से किसी को नहीं मालूम है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि तंसुली नहर का नाम आया है, तो तंसुली नहर याद रख लीजिएगा। उसकी दिशा को उसने मोड़ दिया कलिंग की ओर। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखोगे कि खारवेल के बारे में यह चर्चा होती है कि वह बहुत बड़ा विजेता था। कलिंग के इलाके में जो रूल करेगा उसके विजयों का दायरा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इसीलिए वो महाराष्ट्र के इलाके को भी रूल करता है, या रूल तो नहीं करता है, उस इलाके पे हमला करता है और जीत हासिल करता है। और तमिलनाडु केरल के क्षेत्र के शासक को भी हराता है और मगध के क्षेत्र को भी हराता है। तो उसके अभियानों का दायरा कहां तक जाता है? उत्तर में मगध की ओर, बीच में महाराष्ट्र की ओर और दक्षिण में तमिल वाला इलाका जो है उधर की ओर। चोल चेर पांड्य को हराता है। तो इसके विजय का दायरा ये हो गया। निर्माता के तौर पर देखो तो भवन का निर्माण कराया, राजमहल का। कैसा महल है इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बस इतना ही कि निर्माता था। जनता के लिए कल्याणकारी शासन चलाया है, कई तरह के कर वगैरह के माफी कर दिया है, क्योंकि अभियान करता था, लूटपाट के पैसा लाता था और जनता को राहत देता था। सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक तो उसने जैन धर्म से संबंधित लोगों के लिए गुफा दान किया था। पहाड़ी को काट के गुफा का निर्माण कराया। उसी गुफा में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। उड़ीसा में जो कुमारी पहाड़ी है, उसी कुमारी पहाड़ी के अंदर उसको काट कर एक गुफा निर्माण कराया गया। गुफा के अंदर ही हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख से पता चलता है कि उसने क्या क्या किया था। तो सांस्कृतिक कार्य तो कर ही रहा है। सांस्कृतिक कार्य करते हुए देखो तो जैन धर्म का संरक्षण कर रहा है, ये तो ठीक बात है।
संगीत वगैरह को खूब संरक्षण दे रहा है, तीज उत्सव खूब मनवा रहा है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि इसी दौरान ये पता चलता है कि वो उदार भी था, यानी दूसरे धर्मों के प्रति भी उदार था। अपने धर्म का संरक्षण और दूसरों के प्रति कट्टरता ऐसी कोई बात नहीं है, उदार था। और उदारता का ही एक उदाहरण है कि केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला था। अब एग्जैक्टली केतुभद्र कौन है ये इतिहासकार को मालूम नहीं है। अनुमान लगाते हैं कि संभव है कि ये केतुभद्र वही रहे हों जो आज के डेट में हम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देखते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में हम बालभद्र की पूजा देखते हैं ना, तो संभव है कि वही केतुभद्र रहे हों, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है, हिस्टोरियन इसको लेकर कंफर्म नहीं है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि केतुभद्र की प्रतिमा का जुलूस निकाला था और इसके वजह से वो वहां काफी पॉपुलर हो गया था, क्योंकि जनता के बीच में केतुभद्र काफी लोकप्रिय थे और ये उनका सम्मान करता था। दैट वाज द रीजन। अब इतने के आगे यदि आप खारवेल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने की तो कोई सीमा होते नहीं है, लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। किसी किसी बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन मैं उस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मोटे तौर पर लास्ट लाइन में बोलूं तो ये कि हाथी गुम्फा नाम के एक अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि 16 साल की अवस्था तक खारवेल को सभी विद्याओं की प्राप्ति हो गई। फिर 9 वर्षों तक वह युवराज की भूमिका में रहा और शासन का खूब अनुभव हासिल कर लिया। 25 वर्ष में शासक बना। 13 वर्षों तक उसने शासन के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया है उसका पूरा वार्षिक ब्यौरा दिया गया है इस अभिलेख में। 38 वर्ष का जब वो हो गया उसके बाद उसने क्या किया उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमारी जानकारी का जो भी स्रोत है वो अकेला हाथी गुम्फा अभिलेख है। अतः इसके बारे में जानकारी इतनी काफी है। आप पढ़ाते हो तो उसी समय याद हो जाता है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद याद रह जाए तो और अच्छी बात है, और उसके बाद में यदि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तब तुमको हम याद आ जाए रह जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और जब तुम कुछ ऐसा कर जाओगे कि जिसको लेकर सब लोग तुमको लेकर गर्व महसूस करें तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद तुम याद रह जाओगे, ठीक है ना। चलिए, इसका तो मेरे ही से नाम है भाई, रजनीश साहा। मैं रजनीश राज, ये रजनीश साहा, गुरु शिष्य एक जैसे। चलो आगे बढ़ो। खारवेल की कहानी हमारी पूरी हो गई। खारवेल की कहानी के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है दक्षिण का इतिहास। दक्षिण का इतिहास। दक्षिण के इतिहास में यह ध्यान रखिएगा कि बहुत डिटेल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसे हम सिंपल सा एक टॉपिक का हेडिंग देकर पढ़ेंगे और वह है संगम काल। तो दक्षिण का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं संगम काल। संगम काल। लेकिन हम संगम काल का अध्ययन अभी नहीं करेंगे। इसके पहले कि मैं संगम काल की ओर आपको ले चलूं, मैं चाहता हूं कि उत्तर भारत की तमाम राजनीति का अध्ययन कंप्लीट करा दूं। जैसे कि बाकी जो राजवंशी हैं, ग्रीक का आना या शक का, सीथियन का, कुषाण का, इन सब का अध्ययन जब मैं कंप्लीट करा लूंगा उसके बाद मैं आपको संगम की ओर लेके जाऊंगा। तो आप लोग संगम के बारे में थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। संगम काल के बारे में ये बात मैं बताना चाह रहा हूं कि उस काल में जो 3 राजवंश हैं, चोल, पांड्य और चेर, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इक्का दुक्का बस राजनीतिक राजवंशों का और एक आध राजा का नाम, इतना ही काफी है। ये एक संस्कृति है अपने आप में। दक्षिण भारत के इतिहास की संस्कृति को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है यह। अतः इसके बारे में थोड़े डिटेल में जाएंगे कि इस काल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, साहित्य के अंतर्गत क्या विशेष बात कही गई, इनका धार्मिक विश्वास क्या है, आदि आदि। इस वजह से थोड़ा रुक कर पहले मैं
बाकी का राजनीतिक इतिहास पढ़ा देता हूं। अब अगला है कि विदेशी या हमलावर, विदेशी हमलावर, विदेशी हमलावर कौन कौन है? विदेशी हमलावर में सबसे पहले इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, ग्रीक लोग, उसके बाद शक, अंग्रेजी में उसको सीथियन बोलते हैं, फिर पहलव, अंग्रेजी में उनको पर्थियन बोलते हैं, उसके बाद कुषाण, कुषाण। इनके आगमन का क्रम भी यही है, तो इसी क्रम में आपको पूछा जा सकता है कई दफा, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 दे दिया और बोलेगा कि इनके आने का क्रम बताइए। तो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। अब देखोगे कि ग्रीक के साथ में किनका युद्ध चलता था, आपको कल के क्लास में बताया था, तुंग का, तुंग के साथ में इनका संघर्ष चलता था, वो आपको मालूम है। शक के साथ में किनका संघर्ष चलता था, सातवाहन का, ये आपको मालूम है। पहलव के साथ में किसी का संघर्ष वगैरह चला हो ऐसा प्रमाण मिलता ही नहीं है, तो फॉरगेट इट, डोंट वरी। और कुषाण के बारे में हम ये जानते हैं कि ये ऐसे बड़े इलाके पे रूल किए जिसे हम मौर्योत्तर काल के अंदर सबसे बड़ा कह सकते हैं। हम कुषाणों के बारे में जब आएंगे तो इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यदि कोई पूछे आपसे कि संपूर्ण मौर्योत्तर काल में 500 वर्षों की अवधि के दौरान कौन सा ऐसा राजवंश है जिसके राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सबसे ज्यादा था, तो कुषाण का। और कुषाणों की दूसरी खास बात यह है कि उनका राज्य विस्तार 2 पार्ट में बटा हुआ दिखता है, एक है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, और दूसरा है इंडिया में। ये एक अकेला ऐसा राजवंशी है जिनके राज्य क्षेत्र के अंदर आपको ट्रांस ओक्सियाना का पूरा इलाका नजर आ जाएगा, आपको मध्य एशिया का बहुत बड़ा भूखंड नजर आएगा कुषाणों के राज्य के अधीन, और भारत का एक बहुत बड़ा भूखंड नजर आएगा कुषाणों के राज्य के अधीन। तो न सिर्फ ये मौर्योत्तर काल के दौर में सबसे बड़ा क्षेत्र पर रूल किए, बल्कि इनके राज्य के अंदर मध्य एशिया का भी एक बड़ा भूखंड आता था। तो क्षेत्रीय विस्तार को लेकर सामान्य परिचय तो इतना हुआ। अब हम लोग चलें इंडो ग्रीक के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ने। तो हेडिंग में इंडो ग्रीक दे दीजिए, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का मतलब होता है वो ग्रीक जो इंडिया में रूल किए। मूल रूप से तो ये ग्रीस से आए थे, लेकिन वो रूल किए कहां पर, इंडिया में, इसलिए इनको इंडो ग्रीक कहते हैं। इससे ज्यादा तकनीकी होने की जरूरत नहीं है। तो इंडो ग्रीक के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक, भारत में इनकी ओर से शासन करने वाला पहला राजा जो है वह डेमेट्रियस है, डेमेट्रियस है, डेमेट्रियस। अब डेमेट्रियस के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी। सबसे ज्यादा चर्चित नाम जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह है मिनांडर, मिनांडर। मिनांडर
को लेकर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मिनांडर का जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर था, जो कैपिटल था, वो था साकल में। साकल, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर साकल में था। साकल माने सियालकोट, पंजाब। सियालकोट, पंजाब। तो एक तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, तुम यवन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही यवन है उसका हिंदी, यू आर राइट। ग्रीक भी रहेगा, यवन भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। साकल से शासन करता था। दूसरा फैक्ट जो इससे संबंधित आपको याद रखना है वो ये कि मिलिंदपन हो, इसी से संबंधित है। मिलिंदपन हो, मैं आपको बता चुका हूं मिलिंदपन हो के बारे में कि मिलिंदपन हो, मिलिंदपन हो राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच की बातचीत पर आधारित एक किताब है। और मिलिंद पन्हो की किताब के अंतर्गत आपको क्या विषय मिलेगा? तो यह कि मिलिंदर ने सवाल पूछा और नागसेन ने जवाब दिया। इस रास्ते हमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बहुत गहराई से जानकारी मिलती है। पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। इसके बाद तीसरा फैक्ट जो इससे संबंधित है, मिनांडर से संबंधित, वो ये कि शायद वही पहली बार भारत में स्वर्ण सिक्का चलाया था। स्वर्ण सिक्का चलाया था। आप कहते हो कि शायद शब्द का मतलब क्या हुआ यहां पे? शायद इसलिए इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि एक स्वर्ण सिक्का मिला है जो भारत के इतिहास में प्राप्त होने वाला पहला स्वर्ण सिक्का है जिसको भारतीय किसी शासक ने ढलवाया है। और ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ा रखा है कि मौर्यों के काल में कोई स्वर्ण सिक्का आपको नहीं मिलता। इस स्वर्ण सिक्के के साथ में सीमा यह है कि इसके ऊपर ढलवाने वाले का नाम अंकित नहीं है, ढलवाए जाने का डेट अंकित नहीं है। तो हम कंफर्म नहीं है कि यह सिक्का किसने ढलवाया था, लेकिन उसके ऊपर संकेत प्रतीक को यदि देखा जाए तो लगता है कि मिनांडर ने ही ढलवाया था। पहला स्वर्ण सिक्का जिसके ऊपर खुदवाए जाने वाले का नाम या ढलवाए जाने वाले का नाम अंकित है वह है कुषाण शासक बिमकदफसिस का सिक्का। कुषाण शासक बिमकदफसिस के काल में एक स्वर्ण सिक्का ढाला गया है जिसके ऊपर यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यह सिक्का किसने ढलवाया है। लेकिन वो सिक्का तो बाद में आया है, पहले यह सिक्का आया है जिसके ऊपर ढलवाने वाले का नाम नहीं अंकित है और अनुमान लगाया जाता है कि मिनांडर का सिक्का है। अब इसके ऊपर देखो, क्वेश्चन की भाषा के ऊपर आपका पूरा खेल डिपेंडेंट करेगा। आपका पूरा खेल डिपेंड करेगा इसके ऊपर। वो ये कि कुषाणों ने स्वर्ण सिक्का चलाया था, हां चलाया था। इंडो ग्रीक ने स्वर्ण सिक्का चलाया था, हां चलाया था। मिनांडर ने स्वर्ण सिक्का चलाया था, हां चलाया था। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मिनांडर ने स्वर्ण सिक्का चलाया था? नहीं, संदेह तो है। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि चलाया था? तो नहीं, संदेह है। अब ऑप्शन आपको दे दे कि सबसे पहली बार स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था? ग्रीक, शक, कुषाण, तीनों रहेगा। क्या मारेंगे? ग्रीक मारेंगे। ग्रीक ने स्वर्ण सिक्का चलाया था, यह मान्यता इतिहासकारों में स्टैब्लिश्ड है। बस इतना है कि संदेह है कि वह स्वर्ण सिक्का किसका था।
अनुमान है और प्रबल अनुमान है कि वो मेनेंडर का ही था। तो मैंने आपको तमाम भाषाई जंजाल बता दिया जिसको लेकर कि आप अब प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सर मैं डॉक्टर की तैयारी करते हैं छोड़ दें कि नहीं? डॉक्टर की तैयारी कैसे करते हैं भाई? डॉक्टर की मेडिकल की तैयारी नहीं बोलो। चलो चलो, अभी शक संबत पर आना बाकी है दोस्त, अभी शक संबत नहीं बताया हूं, उस पर आना बाकी है। कुल मिलाकर ये कहानी स्पष्ट हो गई कि मेनेंडर ने क्या किया। फिर अगला शासक जो आपको मैंने बताया था कल ही के क्लास में, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स एंटियालकिड्स। अब एंटियालकिड्स के बारे में नाम जानना जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसी एंटियालकिड्स का दूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का नाम जानना जरूरी है, वो मैं कल बता चुका हूं, तो अब इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए ग्रीक के तहत और क्या पढ़ना है? ग्रीक के तहत पन्हो का मतलब प्रश्न बेटा, पन्हो माने प्रश्न। ग्रीक के तहत और क्या पढ़ना है? तो इनके माध्यम से भारत और मध्य एशिया का व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ा। भारत और मध्य एशिया का व्यापार बढ़ा। भारत और मध्य एशिया के साथ यूरोप भी दे दीजिए। भारत और मध्य एशिया का व्यापार बढ़ा, भारत और यूरोप का व्यापार बढ़ा। इसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हुए। दोनों एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हुए। सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हुए। दोनों एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित हुए। अब गौर करो, इसके अंदर के कुछ एक गहरे फैक्ट्स, लेकिन चुने हुए फैक्ट्स मात्र पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इनके माध्यम से भारत का मध्य एशिया और यूरोप के साथ में व्यापार बढ़ा। तो इस व्यापार के तहत भारत भारत का निर्यात बढ़ा। भारत का निर्यात बढ़ा। भारतीय वस्तुओं की मांग उधर ज्यादा थी। भारत के लोग उधर से आयात बहुत कम करते थे, निर्यात ज्यादा करते थे। विलासिता की वस्तुओं का आयात होता था। विलासिता की सामग्रियों का आयात होता था। विलासिता की सामग्रियों का आयात होता था। विलासिता की सामग्रियों का आयात होता था। और आवश्यकता की सामग्रियों का निर्यात। आवश्यकता की सामग्रियों का निर्यात। आवश्यकता की सामग्रियों का निर्यात। अब मुझे एक शब्द बताना है, यवन प्रिया। यवन
प्रिया, ये क्या है? यवन प्रिया क्या है? आप में से कोई बता सकता है? यवन प्रिया क्या है? ए घोड़ा, बी पर्दा, सी एक योद्धा, डी काली मिर्च, अब आप लोग बताइए क्या होगा आंसर में? ए बी सी डी दिया है, आप ए बी सी डी में बताएंगे। अच्छा, बहुत लोगों ने बता दिया काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च। अरे वाह, जय हो काली मिर्च वालों की। सही है, ये आंसर सही है। घोड़ा कोई मतलब नहीं है, हालांकि घोड़े का भारत के लोग हमेशा आयात करते थे, ये याद रखिएगा। घोड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर भारतीयों ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है आयात करने में। भारत के लोग निर्यात करते थे ज्यादा, आयात करते थे कम, लेकिन आयात जिन सामग्रियों का किया गया उनमें से कौन सी सामग्री के ऊपर पैसा सबसे ज्यादा खर्च किया गया? तो भारत का पूरा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ लो तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है घोड़े के आयात के ऊपर। पर्दा, पर्दे का संबंध सांस्कृतिक क्षेत्र से है। यवनिका शब्द आपको मिलेगा, यवनिका। यवनिका शब्द का मतलब होता है पर्दा। भारत के अंदर नाटकों की रचना इस काल में होते आपको खूब नजर आएगी। मौर्योत्तर काल के नाटकों को देखो तो आपको यह पता चलेगा कि भास ने इस दौर में नाटक लिखा है स्वप्न वासव दत्ता, और आप देखोगे कि इसी दौर में अश्व घोष ने लिखा है सारीपुत्र पराक्रम और सौंदरानंद। आगे चलकर आपको कालिदास मिलेंगे और फिर एक के बाद एक और नाटककार आ जाते हैं। नाटकों के साहित्य लेखन के अतिरिक्त उसका मंचन भी होता था, और नाटकों का जब मंचन हो रहा था तो उस मंचन में पर्दे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है। पर्दा के लिए एक शब्द खूब ज्यादा चर्चित है, यवनिका। उस दौर में साहित्य पढ़ोगे तो पर्दा के लिए जो शब्द आया है उसका नाम है यवनिका। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भारतीय नाट्य मंचन को यवनों की संस्कृति के संपर्क का लाभ हुआ था। क्लियर है? तो आर्थिक स्तर पर तो बस इतनी ही बात है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। योद्धा की कोई बात नहीं है, काली मिर्च की बात हो गई। तो आर्थिक इतिहास तो जितना मैंने बता दिया उतना ही पढ़ना है, उसके आगे अभी नहीं पढ़ना है। ग्रीक के अंतर्गत एक दूसरे के साथ में सांस्कृतिक संपर्क हुआ तो आपको यवनिका पढ़ना है, यवनिका पढ़ना है। यवनिका समझा चुका, नाटक का पर्दा। इसके बाद फिर ग्रीक यानी यवन भारतीय संस्कृति में रच गए। भारतीय संस्कृति में रच बस गए। भारतीय संस्कृति में रच बस गए। आपको उदाहरण मैंने दिया ही है, हेलियोडोरस वाला। हेलियोडोरस वाला कि हेलियोडोरस क्या था? भागवत था। तो भारतीय संस्कृति में उनके रच बस जाने का उदाहरण देखो तो मिनांडर मैंने आपको पीछे पढ़ाया है
कि वो बौद्ध धर्म अपना लिया था, और हेलियोडोरस के बारे में भी पढ़ा चुका हूं कि वो वैष्णव धर्म यानी कि भागवत धर्म अपना लिया था। अरे क्या हो गया, चपरासी के लायक हो आप। अरे यार तुम लोग आपस में काहे भिड़ जाता है। शालिनी, शालिनी बाबू क्या हो गया, तुम लोग आपस में एक दूसरे से भिड़े रहते हो यार। यहाँ पर सब के सब कलेक्टर बनने के लिए आए हैं और कलेक्टरी की तैयारी करो, और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि अपने आप को मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, हार्दिक स्तर पर तैयार करो खुद को कलेक्टरी के लिए। फिर धीरे धीरे उसके लिए तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तैयारी के बाद तैयारी में परिमार्जन आ जाएगा, परिमार्जन आने के बाद में परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्मेंस आएगा तो फिर तुम कलेक्टर भी हो जाओगे। लेकिन आपस में भिड़ते रहोगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं सबको समझाऊंगा, लेकिन मैं किसी एक को क्या समझाऊं, और मैं किसी के भी बीच के झगड़े के बीच में जो यहाँ पंच का काम करने लगूं तो लगेगा कि मैं पढ़ाने के बजाय यहाँ पंचायत ही बिठा दूंगा। मूल बात यह है कि तुम लोग आपस में लड़ो मत, और ये सोचो कि तुम्हारा काम हजारों लाखों लोगों के झगड़े का समाधान खोजने का है, आपस में भिड़ने का नहीं है। तो हैव सम गुड पेशेंस एंड हैव सम good understanding about your own social behavior. Every individual, I am not at all interested in giving my comment against any individual. कोई बच्चा, कोई बच्ची जो है वो शांत रहो, पढ़ो, जम के पढ़ो। आपस में लड़ोगे, भिड़ोगे तो सबसे पहले तो मानसिक शांति खो दोगे। मानसिक शांति खो दोगे तो हमारी बातें कहाँ समझ में आएंगी। चलो आगे बढ़ो। तो दोनों एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से प्रभावित, हुए हैं। भारत के ऊपर देखो तो उनका प्रभाव पड़ता है, और उनके ऊपर भारतीयों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वो भारत में रह गए हैं और उनका भारतीयकरण हो गया है। इसी क्रम में तुमको मैं एक कैरेक्टर का नाम बताता हूं। एक कैरेक्टर है काल यवन। काल यवन, इसका युद्ध होता है कृष्ण से। कृष्ण ने इसे मरवाया, कृष्ण ने इसे मरवाया। काल यवन का जो कैरेक्टर है वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यवन का भारतीय संस्कृति में जो समायोजन हो रहा है ये उसी का किस्सा है। कहानी कुछ इस तरीके से विकसित हुई कि जब विजेता थे वो बाहरी थे वो, और भारत में उन्होंने जीत का सत्ता स्थापित कर लिया था, तो उनका भारतीय समाज में यदि समायोजन नहीं किया जाएगा तो वो समाज को तोड़ देंगे, क्योंकि शासकों को तुम अधम नहीं बता सकते, नहीं तो तुम्हारी व्यवस्था तोड़ देंगे वो। और दूसरी बात यह है कि ये तो स्पष्ट ही है कि विदेशी हैं, तो उनको भारतीय संस्कृति में तुम शामिल कैसे करोगे। कुछ न कुछ कहानी गढ़ना पड़ेगा, और इसी कहानी को गढ़ने के क्रम में काल यवन का कॉन्सेप्ट आया। संस्कृति को दिशा देने वाले जो विद्वान लोग थे जिन्होंने स्मृतियां लिखी हैं उस दौर में, उन्होंने ये कहानी दिया कि कई सारे क्षत्रिय लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले क्षत्रिय थे और बाद में उन्होंने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया, इसीलिए वो अधम क्षत्रिय हो गए। लेकिन बाद में अब जाकर उन्होंने यह तय किया है कि वो क्षत्रिय धर्म के मुताबिक, उसके आदर्शों के मुताबिक, आचरण के नियमों के मुताबिक जीवन जिएंगे। अतः हम उनको एक बार फिर से क्षत्रिय धर्म में शामिल करते हैं या क्षत्रिय वर्ण में शामिल करते हैं। तो अधम क्षत्रिय का जो विचार है वो मूल रूप से विदेशियों को क्षत्रिय बताकर वर्ण व्यवस्था के अंदर समाहित कर लेने की कोशिश का उपाय है या कोशिश का उदाहरण है, और इसी के तहत काल यवन जैसा कैरेक्टर आता है। काल यवन का कृष्ण से झगड़ा होता है
और कृष्ण और कालयवन के बीच के झगड़े की सबसे टेक्निकल बात यह है कि कथा कहती है कि कालयवन को कोई मार नहीं सकता था। उसको यह वरदान था कि वह किसी हथियार से नहीं मरेगा, किसी हथियार से नहीं मरेगा, यह वरदान उसके पास में था। तो वो इस बात का लाभ उठाता था और बराबर कृष्ण के कैपिटल मथुरा के ऊपर हमला करता रहता था। और एक दफा कृष्ण जी ने एक होशियारी कर दी। होशियारी ये कर दिया कि कालयवन को वो किसी हथियार से नहीं मार पाएंगे, ये वो जानते थे। लेकिन साथ ही साथ में कृष्ण का बड़ा गहरा ज्ञान था इतिहास का, और इतिहासकार बड़ा फायदे में रहता है। कैसे? तो आप अब समझो कि जब कृष्ण के राज्य पर हमला किया कालयवन ने अपनी पूरी सेना लेकर, तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी अपनी सेना है, मेरी अपनी सेना है, हम क्यों सेना को लड़वाएं और मरवाएं? झगड़ा तो हमारे तुम्हारे बीच में है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही फड़िया लें। कालयवन इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो तो किसी हथियार से मरेगा नहीं। तो कृष्ण और कालयवन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, और जैसे ही आमने सामने आए वैसे ही कृष्ण मैदान छोड़ के भाग गए। कृष्ण मैदान छोड़ के भाग गए, कालयवन उनका पीछा कर रहा है, कृष्ण भागे जा रहे हैं। इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। लेकिन क्या रन उन्होंने छोड़ दिया था कायरतावश? तो नहीं, होशियारी है इसमें। वो भागते हुए एक गुफा में चले गए, और गुफा में जब ये पीछा करते करते जाता है तो वहां पर एक आदमी लेटा हुआ है, वैसा ही वस्त्र ओढ़े हुए लेटा हुआ है जैसा वस्त्र कृष्ण ओढ़ते थे। और कालयवन ने उस आदमी को कृष्ण समझ के लात मार मार के जगा दिया, और जगा दिया तो जगने वाले आदमी ने आंख खोला तो उसके आंख से इतनी अग्नि निकली कि कालयवन उसमें जल के राख हो गया। तो उसके पीछे की कथा यह है कि मुचकुंद नाम का एक राजा था, जो देवताओं की सहायता तब किया था जब राक्षसों ने देवलोक पर हमला किया था। इस युद्ध में मुचकुंद का परिवार सब उजड़ गया, लेकिन मुचकुंद बच गए। तो उनसे इंद्र ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा कि मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम करने का वरदान दे दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि जाओ तुम एक गुफा में सो जाना, और तुम्हें कोई नहीं जगाएगा, और जो जगाएगा वो इसका मूल्य चुकाएगा। तुम्हारी दृष्टि जब खुलेगी तो पहली दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो उस दृष्टि से निकली हुई अग्नि में जल के राख हो जाएगा। वरदान मिला था मुचकुंद को, वरदान दिए थे इंद्र, इतिहास पढ़े थे कृष्ण, उन्होंने फायदा उठा लिया, और उसका फायदा यह हुआ कि कालयवन खत्म हो गया। कुल मिलाकर कहानी आपको समझ में आ गई कि कालयवन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली विदेशी का भारतीयकरण करने के लिए अधम क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। आपसे यह पूछा जा सकता है कि अधम क्षत्रिय का जो विचार है वो क्या कहता है? यही कि विदेशियों का भारतीयकरण करने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि विदेशी लोग वो लोग हैं जो पहले क्षत्रिय थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन छोड़ दिया था, और अब फिर वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हम उनका फिर से क्षत्रिय समाज में स्वागत करेंगे। चलें, अब कुल मिलाकर ये किस्सा तो हमारा हो गया। हम यवनों की कहानी को यहां पर समाप्त घोषित कर देते हैं। यवन के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तब आपके सामने में अगला मुद्दा है ग्रीक के बाद शक। शक ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। भारत में इनके 5 केंद्र थे। भारत में इनके 5 केंद्र थे। अब 5 केंद्र है तो जरूरी नहीं कि तुम 5 केंद्र पढ़ने लगो। तक्षशिला में है, मथुरा में है, उज्जैनी में है, महाराष्ट्र में है,
अब पांचों पढ़ना जरूरी नहीं है। भारत में इनके कुल 5 केंद्र थे। पश्चिमी शाखा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। पश्चिमी शाखा सबसे शक्तिशाली थी। पश्चिमी शाखा माने जो महाराष्ट्र में रूल करते थे, वही सबसे ज्यादा मजबूत थे। इसके बाद फिर सातवाहन से युद्ध तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब जाने की जरूरत नहीं है। सातवाहन से युद्ध बता चुका हूं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। इनके राजा छत्रप या महाछत्रप की उपाधि लेते थे। महाछत्रप की उपाधि लेते थे। छत्रप या महाछत्रप की उपाधि लेते थे। इनके राजा छत्रप या महाछत्रप की उपाधि लेते थे। फिर इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। भारतीय संस्कृति को अपना लिया। को अपना लिया। भारतीय संस्कृति को अपना लिया। सबसे प्रमुख राजा, एक ही राजा के बारे में बताऊंगा। सबसे प्रमुख राजा का नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन सबसे प्रमुख राजा था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन का एक अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सिंचाई के लिए नहर निर्माण और पुनर्निर्माण की जानकारी मिलेगी। मैं पीछे बता चुका हूं, मौर्य काल पढ़ाते हुए बता चुका हूं कि रुद्रदामन नाम के शक राजा के एक अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि सौराष्ट्र के इलाके में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कराया गया था। उसके मंत्री का नाम है, जो लोकल लेवल पर ऑफिसर इंचार्ज था, पुष्यगुप्त नाम से। लेकिन पुष्यगुप्त आपको याद रखना जरूरी नहीं है। फिर अशोक के काल में तुषस्प नाम के एक अधिकारी ने इसकी फिर से मरम्मत कराई होगी, उसका कुछ रेनोवेशन कराया होगा। तो हम राजा का ही नाम याद रखेंगे, वही पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, फिर अशोक के काल में, और फिर लंबे समय तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ। तो आगे चलकर रुद्रदामन ने 2nd सेंचुरी एडी के दौरान उसका पुनर्निर्माण करवाया। और रुद्रदामन ने 2nd सेंचुरी एडी के दौरान उसका पुनर्निर्माण करवाया। हो गया। इसके बाद फिर क्या पता चलता है कि वह भारतीय संस्कृति में रच गया था, भारतीय संस्कृति में रम गया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि वह स्वयंवर के माध्यम से, स्वयंवर वह
स्वयंवर के माध्यम से वैवाहिक संबंध बनाया। बहुत सारे राजवंशों के लोगों के साथ में उसने वैवाहिक संबंध बनाया स्वयंवर के रास्ते, ताकि उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़े और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर उसकी स्वीकृति भी बढ़े। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, पहला अभिलेख है। इस युग में और इसके पहले तक जितने भी अभिलेख आपको मिले हैं वो ज्यादातर प्राकृत भाषाओं में थे। प्राकृत माने आम आदमी की भाषा में उन तमाम अभिलेखों को लिखा गया था ताकि आम लोग उस अभिलेख को पढ़ के समझ सके। ये वाला अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में है। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। किसने लिखवाया? तो एक विदेशी मूल के शासक ने। ये क्या दर्शाता है कि उसका भारतीयकरण हो चुका था और उस अभिलेख में उसको बहुत विद्वान साहित्यकार, दार्शनिक, आदि आदि कहा गया है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। बस इतना है कि उसे बहुआयामी विद्वता वाला व्यक्ति कहा गया है, उसको स्वयंवर के रास्ते संपर्क बनाने वाला व्यक्ति कहा गया है। उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। बस यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण आगे चलकर गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने भी करवाया है। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो 455 से लेकर 67 ईस्वी तक है, यानी 5वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में वो रूल कर रहा है। और जबकि ये रूल कर रहा है सेकेंड सेंचुरी में। दूसरी शताब्दी में रूल कर रहा है कौन? रुद्रदामन। और स्कंदगुप्त कब रूल कर रहा है? 5वीं शताब्दी में। क्वेश्चन क्या दे सकता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें किनके द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण या पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। तो ध्यान ये रखना है कि उस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें किसी भी शर्त पर स्कंदगुप्त को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कंदगुप्त तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, कई सौ साल के बाद वो आएगा और उसने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। ये जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ में स्कंदगुप्त ने भी एक अभिलेख खुदवाया है, उस अभिलेख को पढ़ने से जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में एक योगदान श्रीमान स्कंदगुप्त का भी हुआ है। और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट इस वर्जन में पूछे जाने का मैं इंतजार कर रहा हूं बहुत दिनों से। कई दफा क्या होता है कि तुम पढ़ लेते हो, सब कुछ जान लेते हो, लेकिन टेक्निकल
स्तर पे जाके गलती कर देते हो क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती है। तो मैंने तुमको न सिर्फ फैक्ट बता दिया बल्कि फैक्ट के अंतर्गत वो ब्रेकर लगा दिया कि देखो यहीं पर आकर गलती हो सकती है, अब ध्यान रह जाएगा। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में बात खत्म हो गई और यहीं पर अब शक के बारे में सिर्फ अंतिम बात। शकों के शासन का अंत, शकों के शासन का अंत अंततः फोर्थ सेंचुरी एडी में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नाम के गुप्तवंशी राजा ने शकों के ऊपर हमला करके उनका अंत कर दिया और उनके चांदी के सिक्कों को अपने नाम पर ढलवा लिया। उनके चांदी के सिक्के अपने नाम पर ढलवा लिया। न सिक्का वही रहा, सिक्के के ऊपर जो संकेत प्रतीक थे शकों के, उसके जगह पर अपना नाम उसके ऊपर अंकित करवा दिया। ये दर्शाया कि अब प्रभु हम हैं और इस तरीके से नए प्रभु के आने का प्रमाण सिक्के देते हैं। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी मिलती है ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से। ध्रुव स्वामिनी नाटक से कोई बता पाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के रचयिता कौन थे? कोई बता सकता है तो बताए। हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस ड्रामा? ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन थे? कोई बता सकता है तो बताए, मैं इंतजार करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं, तुम बता दोगे तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद अगला मुद्दा कि अबे जयशंकर प्रसाद थोड़े ना लिखे हैं यार, जयशंकर प्रसाद तो अभी लिखे हैं, पुराना बताओ। जयशंकर प्रसाद तो लिखे हैं, मॉडर्न एज में लिखे हैं। चलो ठीक, चलो मैं तुम्हारी बात भी मान लिया, ये भी एक फैक्ट है, मॉडर्न एज में लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखा है और फिर उन्होंने स्कंदगुप्त के ऊपर लिखा है, फिर ध्रुव स्वामिनी भी लिखा है। तो नहीं, कालिदास ने नहीं। इसको आप देवी चंद्रगुप्तम के नाम से ज्यादा जानते होंगे। देवी चंद्रगुप्तम के नाम से ज्यादा जानते होंगे। विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त ने लिखा है। चलिए अब आगे शक के बारे में हमारी जानकारी जितनी चाहिए उतनी हो गई, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम नाम के नाटक में ही वो पूरी कहानी आई है, वही बेसिकली प्लॉट है पूरा, जिसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों के ऊपर हमला किया और हमला करके फिर उसने शकों का संहार कर दिया। और फिर इस क्रम में पूरी कहानी ये आती है कि शक लोगों के साथ में युद्ध हुआ था। सबसे पहले समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त जीत गया था। उसके बाद फिर जब समुद्रगुप्त मर गया तो समुद्रगुप्त का बेटा
रामगुप्त गद्दी पर बैठा। रामगुप्त एक कमजोर शासक था और वह शकों से हार गया और उसका समझौता हुआ शकों के साथ। समझौते में यह बात कही गई थी कि शक लोगों के पास भेज देंगे ये अपनी पत्नी को, सरेंडर कर देंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राज परिवार का दूसरा व्यक्ति था जो बहुत योग्य था, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह महिला के वेश में चला गया उसके महल में और उसने वहां मार दिया शक शासक को। अब ये सब तो नाटकीयता है। अब इन नाटकीयताओं के ऊपर से उठिए, आगे बढ़िए। तत्काल शकों को समाप्त कर दिया किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। उसने उसके सिक्के को अपने नाम पर ढलवा लिया। बस इतनी कहानी ही काफी है। अब इसके बाद शक की कहानी खत्म हो जाती है। किसी बच्चा ने बार बार पूछा है कि वो शक संवत क्या है, तो शक संवत कुषाण में पढ़िएगा। शक संवत की शुरुआत कुषाणों ने किया है और कुषाणों ने जिस संवत की शुरुआत किया उसका नाम शक संवत क्यों रखा, ये आज तक कोई इतिहासकार सुलझा नहीं पाया है, लेकिन उसकी चर्चा कुषाण में करूंगा। अभी रुक जाओ। आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते हो बेटा। इस क्लास में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की कोई संभावना नहीं है। ये पीटी का क्लास है, पीटी क्लास है ये। पीटी क्लास में आंसर राइटिंग क्यों करोगे? अब आगे देखो। अगला क्या है? पहलव। पहलव जिसको आप अंग्रेजी में पर्थियन कहते हैं। इनके बारे में हमारी जानकारी का जो मेन सोर्स है वह है तख्त ए बही अभिलेख। तख्त ए बही अभिलेख। तख्त ए बही अभिलेख। तख्त ए बही अभिलेख के बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो है ये कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस सबसे महत्वपूर्ण राजा। महत्वपूर्ण किंग। एक ही राजा के बारे में पढ़ना ही है, ज्यादा नहीं पढ़ना है कि गोंडोफर्निस नाम दे देगा और सामने दे देगा शक राजा या पर्थियन राजा या कुषाण राजा या ग्रीक राजा। तो गोंडोफर्निस पर्थियन राजा था, ने पहलव राजा था। इसके बाद फिर इसका टाइटल था देवव्रत। देवव्रत। देवव्रत बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। आप लोगों को मालूम होगा कि महाभारत में गंगापुत्र भीष्म का ओरिजिनल नाम देवव्रत ही था। अब ये यदि देवव्रत टाइटल ले रहा है तो इससे साफ दिख रहा है कि इसका भारतीयकरण हो रहा था। आप देखोगे कि अशोक एक किंग है। अशोक, उसने टाइटल लिया था देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी। संस्कृत में जब बोलते हैं तो देवानाम प्रियदर्शी बोलते हैं, और यदि आप पाली में बोलते हैं तो प्रियदर्शी बोलते हैं। पाली में बोलते हैं तो प्रियदर्शी बोलते हैं, संस्कृत में प्रियदर्शी होता है, उसकी चिंता मत करिए। यदि आप इसके आगे गोंडोफर्निस में देखेंगे, गोंडोफर्निस देवव्रत की उपाधि लिया। फिर आगे पढ़िएगा, कनिष्क राजा आता है कुषाणों में। कनिष्क ने टाइटल लिया देवपुत्र की। वो अपने को देवता का बेटा कहता था। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो टाइटल लिया वह है देवराज का। देवराज। देवानाम प्रियदर्शी का टाइटल कौन लिया? अशोक। देवव्रत की उपाधि कौन लिया? गोंडोफर्निस। देवपुत्र की उपाधि कौन लिया? कनिष्क।
देवराज की उपाधि कौन लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चारों टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है, एक ही साथ में लिख दिया हूं, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? अब अगला मुद्दा कि गोंडोफर्निस के काल में इसके दरबार में सेंट थॉमस आए थे। सेंट थॉमस इसके दरबार में आए थे। सेंट थॉमस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी सेंट थॉमस ही है। सेंट थॉमस एक संत है, धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया है। वह पर्थियन राजा गोंडफर्निस के दरबार में संरक्षण पाया है, कुछ दिन तक यहां रहे, फिर उसके बाद में प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में उस समय उनकी हत्या हो गई। अभी भी उनके नाम पे गिरजाघर वगैरह बने हुए हैं। सेंट थॉमस इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी among the Christians in India. So Saint Thomas was patronized by Gondopharnes for some time, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हो गया। पर्थियन के बारे में जितनी जानकारी हमें लेनी थी हमने ले लिया, इससे ज्यादा पर्थियन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब हम किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? अब हम पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। कुषाण, नाउ विल रीड कुषाण। कुषाण के बारे में एक सेकंड है। कुषाण के बारे में हमारी पढ़ाई अब शुरू होती है। पहला राजा जो भारत में शासन किया, भारत में शासन किया, पहला राजा जो भारत में शासन किया वो कौन था? बिमकदफिसिस। बिमकदफिसिस, बिमकदफिसिस, बिमकदफिसिस। कुजुल कदफिसिस हेमंत बाबू नहीं होगा, क्योंकि कुजुल कदफिसिस ना सिंधु नदी के पश्चिम तक ही रहा, भारत पे आके रूल नहीं किया। कुजुल कदफिसिस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह कुषाणों का एक राजा था, लेकिन भारतीय भूखंड के ऊपर वो रूल नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए उसका नाम नहीं दिया। अभी रुक जा नेहा जी, रुक जा, अभी रुक जा बेटा, अभी आगे सब बातें आएंगी। क्रम में यदि कोई चीज पढ़ोगे तो थोड़ी समझ बनेगी, यदि कुछ भी पढ़ लोगे तो बिखर जाओगे। तो पहला राजा जो भारत में शासन किया कुजुल कदफिसिस। उसके बाद दूसरा सर्व प्रमुख राजा, सर्व प्रमुख राजा कनिष्क। कनिष्क। इसके बाद एक राजा मिलेगा आपको हुइस्क। हुइस्क हो गया। 3 राजाओं का नाम दे दिया तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नाम जरूरी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इसके तहत और क्या क्या पढ़ना होगा। तो बिमकदफिसिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात कि वह स्वर्ण सिक्का चलाया था, स्वर्ण सिक्का चलाया।
ऐसा स्वर्ण सिक्का जिसके ऊपर सिक्का चलवाने वाले का या ढलवाने वाले का नाम अंकित है, ठीक है, उसका नाम सिक्के पर है। यदि ये वाली बात ना हुई होती ना तो आज के डेट में हम इतिहास के विद्यार्थी भीम कथपिचित को पढ़ भी नहीं रहे होते। उसके बाद कनिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है, इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एक तो यह कि इसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। साम्राज्य मध्य एशिया, मध्य एशिया से मध्य गंगा घाटी तक, मध्य एशिया से मध्य गंगा घाटी तक, मध्य एशिया से मध्य गंगा घाटी तक। मध्य गंगा घाटी में कहां तक? बनारस तक, बनारस तक। मध्य एशिया से मध्य गंगा घाटी तक, बनारस तक हो गया। इसके बाद दूसरी बात क्या है कि वह चीन से 2 बार युद्ध किया। चीन से 2 बार युद्ध किया, पहले हारा फिर जीता। पहले हारा फिर जीता। चीन से 2 बार युद्ध किया, पहले हारा फिर जीता। इसके बाद फिर मगध को जीता, मगध को जीता। वहां शासन नहीं किया, वहां शासन नहीं किया। अश्वघोष को वहीं से लाया, अश्वघोष को वहीं से लाया। अश्वघोष को वहीं से लाया। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान है, मैंने आपको पढ़ाया है इनके बारे में। उनको मगध के इलाके पे जीत हासिल करने के बाद ही लाया था। उसके बाद फिर अगला पॉइंट, वह बड़े पैमाने पर सिक्के ढलवाया, बड़े पैमाने पर सिक्के ढलवाया। सिक्के ढलवाया, बड़े पैमाने पर सिक्के ढलवाया। इसका काल मौद्रिक क्रांति का काल कहलाता है, मौद्रिक क्रांति का काल, मौद्रिक क्रांति का काल। इसका काल मौद्रिक क्रांति का काल कहलाता है। इसके तहत क्या बात उल्लेखनीय है, क्यों इसको मौद्रिक क्रांति का काल कहा जाता है? तो पहली बार बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के ढाले गए। पैमाने पर स्वर्ण सिक्के, आपको मालूम है कि मौर्यों ने स्वर्ण सिक्के नहीं ढाले थे,
पहली दफा स्वर्ण सिक्का शायद मिनांडर ने ढाला था। भीम कथपिसिस पहला शासक है जिसके स्वर्ण सिक्का ढाले जाने के बारे में पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वो सिक्का किसने ढलवाया था। कनिष्क के काल में पहली दफा बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के ढाले गए, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के कब ढाले गए? तो गुप्त काल में। तो पहली दफा बड़े पैमाने पर, न कि सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कब? गुप्त काल में। तो सबसे पहली बार बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के ढाले गए, और फिर सबसे ज्यादा ताम्र सिक्के इन्हीं के काल में ढलवाए गए। सबसे ज्यादा ताम्र सिक्के इन्हीं के काल में ढलवाए गए। The most numerous copper coins were minted during the time of Kanishk throughout ancient Indian history. संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास के दायरे में रख के पढ़ो तो सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसके काल में ढाले गए? तो वो शासक था कनिष्क। मौर्य काल में भी बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के ढाले गए, सच है। मौर्योत्तर काल में और भी राजाओं ने तांबे के सिक्के ढाले, सच है। गुप्त काल में तांबे के सिक्के बहुत कम मिले। गुप्त काल में जाऊंगा तो बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा तांबे का सिक्का कौन ढलवाया? तो कनिष्क। ये क्लियर है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट, कनिष्क के साम्राज्य में सिल्क रूट आता था, सिल्क मार्ग आता था। कनिष्क के साम्राज्य में सिल्क मार्ग आता था, इसीलिए चीन और रोम के बीच के व्यापार में इसे लाभ होता था। इसीलिए चीन और रोम के व्यापार का लाभ इसे मिलता था। इसीलिए इन्हें चीन और रोम के बीच के व्यापार का लाभ मिलता था। अब देखो, इसको समझो ऐसे कि ये है रोम। यहां के लोगों को जरूरत थी सिल्क की, रेशम की। और ये चाइना है जहां पर कि बड़े पैमाने पे रेशम का उत्पादन होता था। और यहां के लोग यदि यहां बेचने जाएंगे तो इस रास्ते आएंगे, यहां के लोग खरीदने जाएंगे तो इस रास्ते जाएंगे। और ये रास्ता जिसे आप सिल्क रूट कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आता था कुषाण राजाओं के राज्य क्षेत्र के अंदर। उस राज्य क्षेत्र से गुजरे बिना आप रोम और चीन के ट्रेड को लिंक नहीं कर सकते। तो इस वजह से मध्यवर्ती की भूमिका निभाकर कुषाणों ने इसका लाभ उठाया और उन्होंने इससे धन कमाया। मध्यवर्ती की भूमिका इस तरीके से होती है कि यदि कोई रोमन जाएगा चीन तो इन्हें टैक्स देगा, कोई चीनी जाएगा रोम तो इन्हें टैक्स देगा। और कभी कभी ये क्या करते हैं कि चीन की वस्तु खरीद लिए, रोम में जाके बेच दिए, 1 2 का 4 हो गया, 4 2 का 1 हो गया। इसकी वस्तु उसके हाथ, उसकी वस्तु इसके हाथ। अहमद की टोपी महमूद के सर लगा के पैसा कमा लिया, अहमद की टोपी महमूद के सर लगा के पैसा कमा लिया। इस तरह की कहानी है। तो कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पष्ट है कि सिल्क रूट इसके पास था, तो इसलिए इसके राज्य को अच्छा खासा कॉमर्शियल और रेवेन्यू का लाभ हुआ। अब हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात से आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि कुषाणों के काल में
आर्थिक स्तर के आगे सांस्कृतिक स्तर पर कौन सी बात हुई? सांस्कृतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष देखते हैं। सांस्कृतिक पक्ष के तहत हमें क्या देखना है कि सांस्कृतिक पक्ष में सबसे पहला पॉइंट है कि इनकी संस्कृति उदार और इनकी संस्कृति उदार और बहुआयामी थी। इनकी संस्कृति उदार और बहुआयामी थी, उदार थी और बहुआयामी थी। फिर इनके यहां बौद्ध साहित्य, का विकास हुआ। फिर चिकित्सा साहित्य का विकास हुआ, चिकित्सा साहित्य का विकास हुआ। फिर इनके यहां गंधार और मथुरा की मूर्तिकला का विकास हुआ। मूर्तिकला का विकास हुआ। गंधार और मथुरा की मूर्तिकला का विकास हुआ। फिर इनके प्रशासन पर भी, इनके प्रशासन के ढांचा पर भी कई संस्कृतियों का प्रभाव था। कई संस्कृतियों का प्रभाव था। कई संस्कृतियों का प्रभाव था। यदि आप इतनी बातों का अध्ययन कर लेते हैं तो इनसे संबंधित सांस्कृतिक पढ़ाई भी आपकी पूरी हो जाती है। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा तो इसमें मैं इसे पूरा करा देता हूं। तो आप ये देखो कि इनकी संस्कृति उदार थी और बहुआयामी थी। वो कैसे है सो समझो कि जो कुषाण लोग थे वो यूची कबीला के लोग थे। यूची कबीला, यूची कबीला के थे। इनका मूल जो था वह चीन का था। चीन से वो चले गए मध्य एशिया और मध्य एशिया से होते हुए आ गए वो भारत। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण भारत आए थे कहां से? ऑप्शन में चीन भी था और मध्य एशिया भी था। रटे हुए बच्चों ने मार दिया चीन, जो कि गलत हो गया। चीन से वो इंडिया नहीं आए थे ना, चीन से तो मध्य एशिया गए थे और इंडिया जब वो आए थे तो वो मध्य एशिया में बसे हुए थे। मध्य एशिया के रास्ते इंडिया आए थे। तो उनका भारत में आगमन कब हुआ? तो इनका आगमन भारत में हुआ मध्य एशिया के रास्ते। दूसरी बात है कि इनकी संस्कृति के ऊपर देखो तो चीन का भी असर है। चीन का प्रभाव आपको दिखाई देगा कि वो
अपने को देवपुत्र कहते हैं, देवपुत्र कहते हैं, और देवकुल को मानते थे, देवकुल, देवकुल मानते थे। ये रोमन प्रभाव था। हालांकि आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कौन प्रभाव कहां का था, लेकिन बस इतना है कि वो देवकुल को मानते थे, माने ये मानते थे कि इनके पूर्वज देवता थे, और इसीलिए मंदिर बनाकर उनकी मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा होती थी, जिससे कि ये पता चले कि राज परिवार जो है वह भगवान का भेजा हुआ स्पेशल बंदा है। तो देवपुत्र को मानते थे, देवकुल को मानते थे। इसके बाद फिर देखोगे कि मध्य एशिया से होने के नाते क्षत्रप, क्षत्रप, महाक्षत्रप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। क्षत्रप, महाक्षत्रप जैसे पदनाम का इस्तेमाल इन्होंने किया। इन्होंने अपने अधिकारियों को जो पोस्ट दिया है उसमें से क्षत्रप, महाक्षत्रप वगैरह है। ऑप्शनल के बारे में बेटा आज नहीं बताऊंगा, मैं कल बता दूंगा क्लास में। आज मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है आज के क्लास को। क्षत्रप, महाक्षत्रप कल मैं आराम से बता दूंगा, जस्ट डोंट वरी। कल जो भी पूछेगा मैं 2-3 मिनट का टाइम लेकर ऑप्शनल के बारे में बता दूंगा। क्षत्रप, महाक्षत्रप, क्षत्रप महाक्षत्रप के बाद फिर इसमें देखो तो कहानी यह है कि क्षत्रप, खरपल्लान, क्षत्रप, बनस्फर, ये सब बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम हमें कनिष्क के काल में मिलता है। तो बनस्फर और खरपल्लान वगैरह कौन थे? तो क्षत्रप थे। क्षत्रप थे तो अधिकारी थे, किसके अधिकारी थे? तो कनिष्क के अधिकारी थे। क्लियर है? इसके बाद फिर अगला मुद्दा यह है कि इनके समय में बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बौद्ध साहित्य के बारे में मैं पूरा विस्तार से पढ़ा चुका हूं। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था, दैट इज एब्सोल्युटली डेल्ट इन डिटेल। आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट वंस अगेन। और तब चिकित्सा साहित्य, इनके समय में 2 बड़ी किताबें लिखी गई है मेडिकल साइंस से रिलेटेड। एक है चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता और एक है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जनरल मेडिसिन पर है और सुश्रुत संहिता सर्जरी के ऊपर है, शल्य चिकित्सा के ऊपर है। चरक संहिता जनरल मेडिसिन पर है और सुश्रुत संहिता सर्जरी के ऊपर है। क्षत्रप तो शक थे ना, शक भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। मैंने कहा ना मध्य एशिया से दोनों आए हैं, तो मध्य एशिया वाला टाइटल लेकर आए हैं, मध्य एशिया वाला नाम लेकर आए हैं, इसीलिए क्षत्रप दोनों यूज करते हैं। क्षत्रप दोनों यूज करते हैं बेटा। मैंने अभी आपको जब पढ़ाया तो आपने लैंग्वेज को सुनना कि चूंकि ये मध्य एशिया से आए हैं इसीलिए ये लोग अपने अधिकारियों को क्षत्रप कहा करते थे। ठीक है? इसके बाद फिर गंधार और मथुरा की मूर्ति कला की कहानी हम लोग पढ़ेंगे मेंस में। इसमें हम लोग गंधार और मथुरा की मूर्ति कला नहीं पढ़ने जा रहे हैं, मेंस में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इनके प्रशासन का ढांचा, क्योंकि कई सारी संस्कृतियों के संपर्क में थे तो इसलिए प्रशासन का ढांचा इनका इस तरीके का बना है। प्रशासन के ढांचा के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ सकने का भी मौका भी नहीं है। बस अंतिम लाइन कह के आज का क्लास खत्म करेंगे कि कनिष्क की धार्मिक दृष्टि बड़ी उदार थी। कनिष्क की धार्मिक दृष्टि बड़ी उदार थी। एक तो मध्य एशिया से आया है तो इसलिए इसके सिक्के के ऊपर आप जाके देखो तो बहुत सारे मध्य एशियाई देवी देवताओं का नाम अंकित मिलेगा। आइसो, ओसो, डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम, मिहिर, अहुर, बहुत सारे मध्य एशियाई देवी देवताओं का नाम मिलेगा आपको इसके सिक्के के ऊपर। और फिर भारत के अंदर का जो सिक्का है उसमें आपको शिव जी का नाम मिलेगा, आपको बुद्ध का नाम मिलेगा, शाक्य मुनि बौद्धो, ये सब मिलेगा, त्रिशूल का अंकन मिलेगा।
नंदी का अंकन मिलेगा। बिम्कदफिसिस से लेके कनिष्क से लेके हुइस्क तक सब के सब शैव धर्म से जुड़े नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ शैव धर्म को तो नहीं मानता था, इसके सिक्के पर अनेक देवी देवता, अनेक धर्म के संकेत प्रतीक मिलेंगे। मध्य एशियाई देवी देवता का भी, भारत के अंतर्गत शैव धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी। कुल मिलाकर हमने ये बता दिया कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये काफी उदार था। आज की कहानी यहीं पर रुक जाएगी। इस विषय के ऊपर जो पूछना होगा वो लोग कल पूछ लीजिएगा।